नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान की आवाम को प्रधानमंत्री का नया ऑफर बताएंगे, जिसे आप ऑप्शन भी कह सकते हैं। अब पाकिस्तान के पास दो विकल्प है। पहला विकल्प चैन से रोटी खाओ, दूसरा विकल्प है मोदी की गोली खाओ। सख्त भाषा में यह विकल्प खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को दिए जब वो पाकिस्तान बॉर्डर के करीब गुजरात के भुज में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर अलग मुल्क बन गया, लेकिन आज 78 साल बाद भी IMF की भीख पर जिंदा है। और दूसरी तरफ भारत आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। आज हम भारत की इस आर्थिक छलांग का एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। इसके बाद आपको पाकिस्तान के उस जिहाद के बारे में बताएंगे जो वो भारत के खिलाफ करने का सोच रहा है, और इसके लिए शहबाज शरीफ इस्लामिक मुल्कों की एक टोली तैयार करने की कोशिश में है। शहबाज शरीफ 4 इस्लामिक देशों के दौरे पर हैं और सबसे पहले वो इस्लामिक देशों की खलीफा बनने का ख्वाब पाले बैठे तुर्की के पास पहुंचे ताकि कुछ आर्थिक मदद मिल सके। आज सवाल यह है कि तुर्की को पाकिस्तान से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, फिर भी वो पाकिस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? तो इसकी वजह है तुर्की का इस्लामिक देशों का नेता बनने का वो ख्वाब, वो सपना। इसका भी हम आपको विश्लेषण के साथ पूरी खबर बताएंगे। और मेरी AI वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? अंजना, आज मैं हमारे दर्शकों को बताऊंगी कि क्या अब बांग्लादेश का भूगोल बदलने का वक्त आ गया है। 1971 में भारत की सेना ने अपने शौर्य के दम पर पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया था, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ। और अब एहसान फरामोश बांग्लादेश भारत के उपकार को भूलकर चीन की गोदी में जाकर बैठ रहा है। लेकिन ये भूल गया है कि वो भारत इसे नए देश के रूप में अस्तित्व में ला सकता है, वो इसके वजूद को बिगाड़ भी सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत के चिकन नेक को लेकर विवादित बयान देने वाले बांग्लादेश का खुद के 2 चिकन नेक भारत कैसे काट सकता है, जिससे बांग्लादेश का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच एक अच्छी खबर यह आई कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया। अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी है। वैसे तो आमतौर पर यह सिर्फ अर्थव्यवस्था और भारत के गौरव से जुड़ी एक खबर होती, लेकिन अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ भारत की तुलना कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में थे और भुज में बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के नाम एक सीधा संदेश जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में पाकिस्तान के लोगों को समझाया है कि आज भारत कहां पहुंच गया और वो कहां रह गए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की यात्रा एक साथ शुरू हुई थी। भारत से ही निकलकर पाकिस्तान बना था। धर्म के नाम पर एक अलग मुल्क बन गया। भारत के पास चुनौतियां पाकिस्तान से ज्यादा थी, ज्यादा बड़ी आबादी थी, संसाधन कम थे, लेकिन फिर भी आज आजादी के 78 सालों के बाद पाकिस्तान IMF की भीख पर जिंदा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी आवाम का पेट भरने के लिए चीन और बाकी मुस्लिम बिरादर मुल्कों के भरोसे रहना पड़ता है, और हिंदुस्तान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान ने यह कारनामा कैसे अचीव किया और अब भारत के आगे कौन सी चुनौतियां हैं। लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान के नाम दिया गया ये संदेश देखना चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम भी हिंदुस्तान के वजीर आजम, जैसा वो कहते हैं, इस मैसेज को ना सिर्फ सुने बल्कि जरा तो समझे। मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे
ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद और जिहाद को चुनकर कुछ नहीं पाया, बल्कि वो और ज्यादा पीछे होते रह गए। भले ही उन्हें यह लगता हो कि ये जिहाद और आतंकवाद उनके अस्तित्व के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान 45वें नंबर पर है। ग्लोबल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 3.54% है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 0.34%। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है 57.41 लाख करोड़ रुपए का और पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 1.31 लाख करोड़ रुपए का। भारत का 2024 का जीएसटी कलेक्शन 21.3 लगभग 21.5 लाख करोड़ रुपए, तो पाकिस्तान का सालाना बजट का 4 गुना है। हमारा सिर्फ जीएसटी कलेक्शन उनके पूरे बजट का 4 गुना है। भारत और पाकिस्तान की तो आर्थिक फ्रंट पर कोई तुलना ही नहीं हो सकती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को सीधे कहा, आतंकवाद छोड़ो, अपनी तरक्की पर ध्यान दो, अपनी गरीबी, अपनी भूखमरी से लड़ो, हमसे नहीं, क्योंकि वैसे भी आतंकियों को हीरो बनाकर कुछ नहीं मिलता। मोदी ने आज पाकिस्तान को सीधा मैसेज दिया कि सुख चैन की जिंदगी जियो, चुपचाप रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। आज ब्लैक एंड व्हाइट में शुरुआती हम गौरव की बात से कर रहे हैं। ये गौरव है देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ। भारत अब दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा एक आम भारतीय के लिए? ये कितनी बड़ी खबर है, उसकी आर्थिक सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा, और इंटरनेशनली भारत की आर्थिक स्थिति इससे कितनी बेहतर होगी? क्या इससे भारत में और निवेश बढ़ेगा, रोजगार, नौकरियों के और मौके मिलेंगे? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको अपने इस विश्लेषण में देने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि इसे बहुत ध्यान से आप ये पूरा हमारा विश्लेषण देखिएगा। भारत अब दुनिया की फोर्थ नंबर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। भारत की इकोनॉमी 4,187 अरब डॉलर की है, जबकि जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ा सा पीछे रही है, 4,186 अरब डॉलर की है। भारत से ऊपर अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जर्मनी, 3 देश बचे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 30,507 अरब डॉलर है, चीन की 19,231 अरब डॉलर है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है जिसकी अर्थव्यवस्था 4,740 अरब डॉलर की है। सबसे अहम बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो 2 से 2.5 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। ये सारा अनुमान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF लगा रहा है। हम उसी के हवाले से बता रहे हैं। यह अनुमान है कि अगले 2 सालों तक भारत की अर्थव्यवस्था कम से कम 6 डिग्री की ग्रोथ से बढ़ेगी, और अगर ऐसा हुआ 6% से बढ़ेगी, 6% की ग्रोथ से। अगर ऐसा हुआ तो 2028 तक
भारत का जीडीपी 5,584 अरब डॉलर का हो जाएगा और हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी पीछे हो जाएगी। अगर 2028 तक जर्मनी के जीडीपी को लेकर अनुमान करें तो वो पहुंचते हैं 5,251 अरब डॉलर का। हम ग्रोथ रेट के हिसाब से बात कर रहे हैं। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के पैमाने पर हमारा ऊपर होना हमें जर्मनी के ऊपर फायदा देता है और मुमकिन है कि हम 28 तक तीसरे नंबर पर पहुंच जाएं। इसीलिए यह भी तय है कि सिर्फ अगले 2.5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बस इस तरह से हमें अपने ग्रोथ रेट को बरकरार रखना है। अपने भी आपने सुना होगा कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता है और यह कहा जाता है कि विदेशी हमलावरों ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को खूब लूटा और एक गरीब देश की स्थिति बना दी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, हकीकत है। आज जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो ये जानना भी जरूरी है कि सैकड़ों वर्षों तक हिंदुस्तान ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था। चीन, अमेरिका भारत से बहुत पीछे थे। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है लेकिन हकीकत है। नीदरलैंड्स के एक प्रोफेसर और अर्थशास्त्री हैं एंगस मैडिसन, उनके अनुसार, ये उनके हवाले से हम बता रहे हैं आपको, ये नीदरलैंड्स के एक प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन, जिनके अनुसार वर्ष 1000 में भारत का जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था के 29% थी, 29%। इसके 500 वर्षों के बाद यानी कि 1500 ईस्वी में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था की 24% हो गई। 1700 ईस्वी में दुनिया की अर्थव्यवस्था की 24% थी। यानी भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था को राह दिखा रहा था। भारत की इसी समृद्धि की वजह से तो अंग्रेज भारत आए, भारत पर कब्जा किया, भारत के संसाधनों को लूटा, भारत से कच्चा माल ले जाकर अंग्रेजों ने पक्का माल बनाया और पूरी दुनिया में बेचा और खुद मालामाल हो गए, भारत को गरीब करते चले गए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन इन चुनौतियों को धीरे धीरे दूर करते हुए भारत विकास के रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ता रहा। और यही वजह है कि भारत को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में 63 साल लग गए। 1947 में 2000 से 2010 तक, 1947 से 2010 में जाकर हम $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगी, जबकि 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 7 साल लगे। 2 से 3 ट्रिलियन होने में सिर्फ 3 साल का वक्त लगा। 2020 में भारत 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गया था। इसके बाद कोविड आ गया जिसकी वजह से रफ्तार थोड़ी कम हुई, लेकिन 2025 तक आते आते यानी अगले 5 साल में भारत 3 से अब 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया है। अब देखिए, अब इंतजार है कि 4 से हम सीधा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कब होते हैं। India is at a turning point. It's at a takeoff stage. And this is at the cusp of a change in our growth trajectory. And given that we have solved a lot of issues regarding basic services, access to basic services, and having reduced extreme poverty to less than 5% almost, I think the country is at a takeoff stage where it can grow very, very rapidly, as has been done by many countries in the past. So this was the context. Given this, as well as the demographic dividend that India is actually blessed with for the next 20-25 years, that we can grow rapidly, the Prime Minister gave a call that all states to prepare a vision documents at their level. And this is already visible in the growth of India. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China, and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. एक बहस ये भी होती है कि भारत की अर्थव्यवस्था तो अपनी गति से बढ़ रही है, सरकार किसी की भी होती तब भी इकोनॉमी की बढ़ने की रफ्तार यही होती। ये बात सही है कि भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार है, दुनिया को भारत में मौके दिखते हैं और भारत में निवेश भी करना चाहते हैं लोग, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है राजनीतिक स्थिरता। अगर देश राजनीतिक तौर पर स्थिर नहीं है तो फिर अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो जाती है। इसका सबसे सटीक उदाहरण चीन और भारत की आर्थिक तुलना करके आपको मिल सकता है। आप इस ग्राफ को देख रहे होंगे, इसमें 1950 से लेकर करीब करीब 1990 तक
भारत और चीन की अर्थव्यवस्था एक ही गति से चल रही है। 1981 में दोनों बराबर की अर्थव्यवस्था थे। चीन का जीडीपी था 195 लाख करोड़ रुपए का और भारत का जीडीपी 193 लाख करोड़ रुपए का। लेकिन 1990 के बाद चीन की इकोनॉमी अचानक से बहुत तेजी से आगे बढ़ी और एकदम बढ़ती चली गई, जबकि भारत की रफ्तार साल 2000 के बाद बढ़ी। और जरा 1990 से 2000 तक के इस पीरियड को याद कीजिए, ये वही जोड़ तोड़ की सरकारों वाला समय था। गठबंधन की सरकारें, एक एक वोट पट्टी की सरकारें, गिरती हुई सरकारें, किसी तरह से फिर नए कॉम्बिनेशन में बनती हुई सरकारें। ये दौर 1989 से शुरू हुआ था। हालांकि 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोले, लेकिन 1996 के बाद से फिर लगातार जोड़ तोड़ की सरकारें बनने लगी। स्टेबिलिटी नहीं थी, स्थिरता नहीं थी। ये स्टेबिलिटी, ये स्थिरता 1999 से 2000 के बाद धीरे धीरे मिलनी शुरू हुई और उसी दौर में आर्थिक रफ्तार बढ़ी है। इसीलिए आर्थिक प्रगति के लिए राजनीतिक स्थिरता बहुत जरूरी है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त भारत विरोधियों की एक टोली तैयार करने में लग गया है। 4 दिन के युद्ध में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान ने एक खास प्लान बनाया है, जिसके तहत वो एक विशेष इस्लामिक देशों का गैंग बना रहा है जो भारत के खिलाफ उसके साथ खड़े रहे। तस्वीरों के साथ शुरुआत करेंगे। यही वही देश है जिन्होंने युद्ध के दौरान पाकिस्तान को हर प्रकार की मदद दी थी। इन देशों ने पाकिस्तान को मॉरल सपोर्ट दिया। मॉरल सपोर्ट ही नहीं बल्कि मारक हथियारों का सपोर्ट भी दिया। यह अलग बात है कि भारत के हमलों ने पाकिस्तान और उनके दोस्तों को सामरिक, कूटनीतिक दोनों युद्ध में बुरी तरह से हराया। हम सिर्फ पाकिस्तान से थोड़ी लड़ रहे थे। तुर्की के ड्रोन्स, उनके ऑपरेटर्स, चीन के हथियार, चीन के सिस्टम्स, हमने इन सबको हराया है। अब इन देशों ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी है और इसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 देशों के दौरे पर निकले हैं। अब समझ जाएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। वो सबसे पहले तुर्की गए हैं, यहां से वो ईरान जाएंगे। तुर्की, ईरान, अजरबैजान और फिर तजाकिस्तान। ये वही देश हैं जिनको इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान अपने साथ करना चाहता है और इनके सहारे भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करने की साजिश रच सकता है। भारत से युद्ध में पाकिस्तान को तुर्की से कई हथियार मिले। खासतौर से तुर्की ने उसे अपना घातक जो बैरक्टार ड्रोन्स हैं वो दिए थे, लेकिन भारत की सैन्य शक्ति के आगे तुर्की के हथियार भी फेल हो गए। भारत से केवल पाकिस्तान नहीं हारा है, उसके साथी भी हार गए हैं। बस यही बात उनको एकजुट कर रही है ताकि अगली बार वो कुछ बड़ी साजिश रच सके। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक शहबाज शरीफ का ये दौरा उन देशों को धन्यवाद देने के लिए है जिन्होंने युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि एक हारने वाला देश अपने हारे हुए साथियों को किस बात का धन्यवाद देने गया है। तुर्की से जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर पाकिस्तान और तुर्की के बीच दोस्ती की झलक दिखी, जिसमें अपनापन कम और मतलब परस्ती ज्यादा नजर आई। शहबाज शरीफ यहां भी वही उनका कटोरा लेकर गए थे। अपने पोस्ट में एक्स पर शहबाज शरीफ ने तुर्की को दोस्ती का वास्ता देकर पाकिस्तान में निवेश करने की मांग की है। उन्होंने एक फोटो भी डाली है जिसमें शहबाज और एर्दोआन, तुर्की के जो प्रेमियर हैं, ये दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में दोनों के सूट पर लगा बैच देखिए, इससे आपको दोनों की दोस्ती का पता चल जाएगा। हाथ भी पकड़े हुए हैं। शहबाज शरीफ ने जो बैच पहना है उसमें तुर्की और पाकिस्तान का झंडा बना है, जबकि एर्दोआन ने जो बैच पहना है उसमें केवल तुर्की का झंडा है। अब आप समझ सकते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति की नजर में पाकिस्तान की दोस्ती की क्या अहमियत है। दोनों देशों की दोस्ती कितनी गहरी है ये हमने आपको दिखा दिया। सच ये है कि भीख मांगने वालों और भीख देने वालों के बीच दोस्ती नहीं होती। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर तुर्की को पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों है। पाकिस्तान की तो समझ में आती है, शहबाज शरीफ और अगर आसिम मुनीर जा रहे हैं हर जगह तो वो युद्ध की शॉपिंग, तरह तरह से कैसे इस्लामिक देशों की लामबंदी की जाए, ये सब के। लेकिन तुर्की का पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों है। इतने सारे इस्लामिक देश हैं, क्या उनमें से कोई भी खुलकर ऐसे पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा है, हथियार भेज रहा है? नहीं। तुर्की ही क्यों? तो इसकी कई वजह है, जिनमें से एक ये है कि पाकिस्तान के जरिए वो भारत पर दबाव बनाना चाहता है।
तुर्की पाकिस्तान की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भारत को इजराइल, ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया का दोस्त मानता है और इन देशों के साथ तुर्की के खराब संबंध है। वो अपने दिमाग लगा रहा है। इसके अलावा तुर्की एक बड़े इस्लामिक एजेंडे के तहत पाकिस्तान को मोहरे के तौर पर, सिर्फ शतरंज के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की मदद करने के पीछे तुर्की के दो बड़े मकसद हैं। पहला, वो खुद को इस्लामिक देशों का असली लीडर और रहनुमा साबित करना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे 13वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक उसने किया था। उस दौर को ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। हम आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। देखिए, पाकिस्तान की मदद करने के पीछे तुर्की का दूसरा मकसद क्या है? अमेरिका, इजराइल, पश्चिमी देशों को संदेश देना कि उसे कमजोर ना समझा जाए। आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि फिलिस्तीन इजराइल युद्ध में तुर्की ने इस्लामिक देश होने की वजह से फिलिस्तीन का साथ दिया और गैर इस्लामिक इजराइल का खुलकर विरोध कर रहे हैं। ठीक वैसे ही इस्लामिक देश होने की वजह से वो पाकिस्तान के साथ है और भारत के खिलाफ। तुर्की के लिए फिलिस्तीन और पाकिस्तान दोनों देश इस्लामिक युद्ध के मैदान है, जो उसके खास इस्लामिक एजेंडे का हिस्सा है और इनके जरिए वो दुनिया भर के इस्लामिक देशों को बताना चाहता है कि तुर्की इस्लाम की रक्षा के लिए इस्लामिक देशों की मदद कर रहा है। अभी तक मुस्लिम देशों के लीडर के तौर पर सऊदी अरब और यूएई को देखा जाता है, लेकिन फिलिस्तीन और पाकिस्तान की मदद करके तुर्की एक बार फिर से इस्लामिक देशों का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। दरअसल साल 1299 से पलट दीजिए नंबर 1922 तक, यानी करीब 600 वर्षों तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर तुर्की ने राज किया था। इस साम्राज्य को ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। इसे आप तुर्की साम्राज्य भी कह सकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोआन अपने देश के इसी इस्लामिक साम्राज्य को वापस लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऑटोमन साम्राज्य ने अपने शासनकाल में 15 से ज्यादा देशों पर शासन किया है। इसमें तुर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, मिस्र, हंगरी, मैसेडोनिया, रोमेनिया, सर्बिया, बोस्निया, क्रोएशिया, मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और अरब के कुछ हिस्सों पर राज किया है। ये जो पूरा आप हिस्सा देख रहे हैं, लाल पीला रंग का, नाम लाल से लिखे। वर्ष 1299 में तुर्की में एक कबीलियाई नेता उस्मान ने ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की थी। उस्मान को अरबी भाषा में ओथमान कहते हैं और यहीं से ऑटोमन शब्द निकला है। 13वीं शताब्दी से शुरू हुआ ऑटोमन साम्राज्य एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक फैल गया था और इस साम्राज्य को इतिहास का सबसे ताकतवर और लंबे समय तक, सोचिए 600 वर्षों तक राज करने वाला साम्राज्य माना जाता है। हालांकि 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ऑटोमन साम्राज्य अपने पतन की तरफ था और इसका फायदा कई देशों ने पहले विश्व युद्ध में उठाया। साल 1914 में शुरू हुए पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की सेना जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी के साथ थी। वर्ष 1918 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ऑटोमन साम्राज्य भी खात्मे की तरफ बढ़ गया। ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद उनके कई हिस्सों पर मित्र देशों की ही जो सेनाएं थी उन्होंने कब्जा कर लिया। विश्व युद्ध के बाद सीरिया, लेबनान पर फ्रांस का कब्जा हो गया। इराक, फिलिस्तीन, जॉर्डन, ब्रिटेन के पास चला गया। तुर्की के पश्चिमी हिस्से पर ग्रीस का कब्जा हो गया और सऊदी अरब पूरी तरह से अपना अलग हो गया। तो इस तरह से बिखर गया फिर ऑटोमन साम्राज्य। इस तरह से पहले विश्व युद्ध के तुर्की के बड़े साम्राज्य को, एक तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, उसने तुर्की के इस वर्चस्व को, इस बड़े साम्राज्य को खत्म कर दिया। जब तक तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य रहा तब तक उसे ही इस्लामिक देशों का लीडर माना गया, लेकिन हार के बाद ऑटोमन साम्राज्य की खिलाफत व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। इससे इस्लामिक देशों पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई। ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान को खलीफा कहा जाता है, कैलिफेट सिस्टम। इसे ही इस्लाम का रक्षक माना जाता है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ना ऑटोमन साम्राज्य बचा, ना खिलाफत वाली व्यवस्था बची और ना ही बचे ये खलीफा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद साल 1923 में तुर्की में पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, जिसके तहत मुस्तफा कमाल अतातुर्क को राष्ट्रपति बनाया गया।
अब एक बार फिर से तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन इस्लामिक देशों के साथ मिलकर एक ऑटोमन साम्राज्य जैसी ही चीज बनाने की कोशिश में लगे। एर्दोआन कट्टर इस्लामिक मान्यताओं को मानते हैं और इसीलिए इस्लामिक देशों की मदद करके उन्हें अपने तरफ करना चाहते हैं। और कई लोग तुर्की में जो आम लोग हैं, जिनको एक खुलेपन के साथ जीने की आदत लग गई थी, कमाल अतातुर्क जो कि उनके एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको फादर ऑफ द नेशन का वहां पर दर्जा मिला हुआ है, बड़ी खुली सोच के थे। लेकिन ये एर्दोआन ने वहां पर वापस आकर वहां की जनता में एक कट्टरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे तुर्की की जो पोजीशनिंग वो कर रहे हैं जियोपॉलिटिकली, वो एक कट्टर इस्लामिक देश की, उनके सर्वोसर्वा की, और उनके वो लीडर बनना चाहते हैं। पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और इसीलिए तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नया इस्लामिक गठबंधन बनाने की फिराक में लग गया। भारत से 4 दिन में चित होने वाली पाकिस्तान सेना में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तानी सेना को लगता था कि वो भारतीय सेना को हराने का दम रखते हैं, लेकिन 4 दिन में ही उन्हें पता चल गया कि वो भारत के आगे कहीं नहीं टिकते। इसीलिए अब पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट 18% बढ़ा दिया है और इस पैसे से पाकिस्तान हथियारों की जिहादी शॉपिंग करने वाला है। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना इतना डर गई है, उसने हथियारों की एक पूरी लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट तैयार की, जो वो आने वाले वक्त में खरीदेगी और शक जताया गया है कि ये हथियार आतंकियों के लिए खरीदे जाएंगे। पाकिस्तानी सेना चीन और तुर्की से हथियार खरीदने वाली है। इसमें चीन से वो भारी मात्रा में ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर्स खरीदेगी जिससे रॉकेट और ग्रेनेड दागे जा सके। इसके अलावा चीन से विंग लुंग नाम के 30 ड्रोन्स जो है वो खरीदने वाले हैं। 30 ड्रोन्स खरीदेंगे। इन ड्रोन्स को चाइनीज किलर ड्रोन्स भी कहा जाता है। पाकिस्तान चीन से बड़ी तादाद में सर्वेलेंस सिस्टम भी खरीद रहा है। भारत ने सीमा पर लगाए हुए उसके सर्वेलेंस सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। पाकिस्तान ने इस बार तुर्की और चीन को हथियारबंद ड्रोन्स खरीदने का एक बड़ा ऑर्डर दिया है, जिसकी मदद से वो स्वॉर्म ड्रोन्स की एक ब्रिगेड बनाना चाहता है। आपको याद होगा पाकिस्तान के ने भारत पर तुर्की के ड्रोन से ही हमला किया था। स्वॉर्म ड्रोन्स यानी छोटे बड़े अलग अलग ड्रोन से एक साथ जब इकट्ठा आते हैं तो स्वॉर्म ड्रोन्स एक जैसे इकट्ठा होकर जब वो चलते हैं 30, 40, 50 ड्रोन्स कितने भी हो सकते हैं। अटैक ड्रोन के लिए पाकिस्तानी सेना ने तुर्की की उसी कंपनी से दोबारा डील की है जिससे उसने 2021 में ये ड्रोन खरीदे थे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस बार जो हथियार खरीदने वाला है वो पाकिस्तानी सेना से ज्यादा आतंकी इस्तेमाल करेंगे। इसकी वजह यह है कि मॉडर्न वॉरफेयर में भी पाकिस्तान भारत के आगे 4 दिन नहीं टिक पाएगा। उसे मालूम है कि पारंपरिक युद्ध में भी वो भारत के आगे नहीं टिक पाएगा। इसीलिए अब की बार उसकी योजना आतंकियों के लिए हथियार खरीदने की है। वो भारत के खिलाफ सीधे युद्ध नहीं, खुद नहीं उतरेगा युद्ध में, बल्कि आतंकियों के जरिए वो हमले करवाएगा। वर्ष 1980 में सोवियत अफगान युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान ने यही तरीका अपनाया था। तब उसने अमेरिका और अन्य देशों से हथियार लेकर अफगानिस्तान में मौजूद आतंकियों को हथियार मुहैया करवाए थे। इन हथियारों की वजह से ही सोवियत संघ की सेनाओं को हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान ही आतंकियों को यह हथियार वहां दे रहा था। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान ने यही तकनीक कश्मीर सीमा पर भारत के खिलाफ अपनाई। जिन विदेशी हथियारों को अफगानिस्तान में तब इस्तेमाल किया गया था, उन्हीं को पाकिस्तान ने अपने लोकल आतंकियों से भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मोड़ दिया। पिछले कई दशकों में भारतीय सुरक्षा बलों ने अपने अलग अलग ऑपरेशंस में जिन आतंकियों को मारा है, उनके पास से बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार पाए गए। पाकिस्तानी सेना के हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाने का काम पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI करती है। इससे पाकिस्तानी सेना के हथियारों को लश्कर, हिजबुल, जैश आतंकियों तक पहुंचा दिया जाता है। आतंकियों के पास से भारतीय सेना को मिलिट्री ग्रेड के हथियार मिलते हैं। पाकिस्तानी सेना के इस्तेमाल में आने वाले इन हथियारों किसी आम आदमी का पहुंचना नामुमकिन है। कोई भी आतंकी मिलिट्री ग्रेड हथियार 2 ही तरीकों से ले सकता है। पाकिस्तानी सेना खुद ही अपने हथियार दे दे या फिर पाकिस्तान सरकार जिस माध्यम से हथियार खरीद रही है उसी माध्यम से आतंकियों को भी हथियार मिल रहे हो। दोनों ही स्थिति में एक बात साफ है
कि पाकिस्तान आतंकियों के पास मिलिट्री ग्रेड के हथियार पाकिस्तानी सरकार, सेना और आईएसआई की मदद से ही पहुंच रहे हैं। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2024 में जम्मू के रियासी में जो हमला हुआ था, उसमें आतंकियों ने अमेरिकी हथियार पाकिस्तानी सेना के जवान इस्तेमाल करते वही हथियार इस्तेमाल किए। उसी साल केरल सेक्टर में आतंकियों के पास से जो एयूजी राइफल्स मिली थी, ये राइफल पाकिस्तानी सेना की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप इस्तेमाल करता है। वही सेम हथियार उनके पास है। वर्ष देखिए आप, साल 2023 में पुंछ में जो हमला हुआ था, उसमें भी M4 कार्बाइन्स और रशिया की AK-47 इस्तेमाल हुई। उसी साल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास चीन में बने हुए हथियार, कैमरे, कम्युनिकेशन डिवाइस भी बरामद किए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हथियार पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल कर रही है, वही हथियार पाकिस्तानी आतंकियों के पास से बरामद हो रहे हैं? इससे साफ है कि पाकिस्तानी सेना जो हथियार खरीदती है, उसका एक बड़ा हिस्सा वो कुर्ता पैजामा वाले अपने रिक्रूटों को दे देती है। और अब बात भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई है। और ज्योति का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। यह लाहौर के अनारकली बाजार का वीडियो है। बताया जा रहा है इसमें ज्योति मल्होत्रा, उसके साथ बहुत से हथियारबंद लोगों की सिक्योरिटी भी नजर आ रही है। यह वीडियो स्कॉटलैंड के एक यूट्यूबर हैं, कैलम अब्रॉड, जिन्होंने यूट्यूब पेज पर उनके डाला हुआ है। असल में जब ज्योति पाकिस्तान में घूम रही थी, उसी वक्त स्कॉटलैंड का ये यूट्यूबर भी पाकिस्तान के लाहौर में था और इसी दौरान दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। इसमें स्कॉटलैंड का ये यूट्यूबर इसलिए हैरान हो रहा था कि इस महिला के साथ इतने सारे गनमैन क्यों हैं। उसने यही बात अपने इस यूट्यूब वीडियो में कही है। अब समझ में आ रहा है कि ज्योति को पाकिस्तान में किस तरह से सिक्योरिटी मिल रही थी और क्यों मिल रही थी। ये हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में उसे स्पेशल स्टेटस मिल रहा था, लेकिन इतनी सिक्योरिटी, ये सभी हथियारबंद लोग उसी के साथ घूम रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ज्योति के साथ AK-47 लिए हुए ये कई सारे गनमैन चल रहे हैं। स्कॉटिश है, एक्सेंट भी वैसा है, बार बार कहें वाई ऑल द गनमैन, उनके साथ क्यों आखिर इतने सारे गन लेकर लोग चल रहे हैं। अब देखिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर बारूद बनकर बरसा। अब दुनिया में इस सिंदूर की शपथ और भारत का पैगाम लेकर रवाना हुए देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी है और पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये सांसद अलग अलग पार्टियों से होकर भी एक सुर में बोल रहे हैं और पूरी दुनिया का सिर्फ भारत का संदेश सुना रहे हैं। कांग्रेस के शशि थरूर हो, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी हो, राष्ट्र के मुद्दे पर सब एक साथ हैं और दुनिया में वो भारत के प्रतिनिधि के तौर पर पाकिस्तान का आतंकवादी चरित्र दुनिया को दिखाने के साथ अंतिम संदेश भी सुना रहे हैं कि अब दुनिया ये जान ले कि अगली बार पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। भारत के नेताओं की राजनीतिक विचारधारा भले अलग हो, लेकिन उनके बयानों में एक ही सच सुनाई दे रहा है, यही सुनाई दे रहा है, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में डेलीगेशन अमेरिका से गयाना तक पहुंच चुका है। शशि थरूर ने इस दौरान पाकिस्तान को कड़े शब्दों में संदेश दिया कि अब उस पर रहम करने की दिन बीत चुके हैं, अब भारत पाकिस्तान को उसके किए की सजा देगा। We are determined now that there's got to be a new bottom line to this. We have tried everything, international dossiers, complaints to sanctions committee, diplomacy, even this joint investigation attempt, everything has been tried. Pakistan has remained in denial. There has been absolutely no conviction, no serious criminal prosecution, no attempt to dismantle the terror infrastructure in that country and the persistence of safe havens. So from our point of view, this is it. You do this, you're going to get this back. And we have demonstrated with this operation that we can do it with a degree of precision and with a degree of restraint that the world, we hope, will understand. We have a right to self-defense. We've exercised that right. We have not done so irresponsibly, and we have not done so in a way that would have warranted a wider conflagration. बहरीन, जहां पर भारत का एक डेलीगेशन वैजयंत पांडा के नेतृत्व में पहुंचा, इसमें असदुद्दीन ओवैसी,
गुलाम नबी आजाद, निशिकांत दुबे जैसे नेता भी शामिल हैं। बहरीन में ओवैसी ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई और भारत का कड़ा पैगाम भी सुना दिया। अब ये डेलीगेशन बहरीन से कुवैत पहुंच चुका है। सुन, The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it, because they have used religion to justify killing of people. And the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it says killing of one innocent person is like killing of whole humankind. This, one must remember, and they've constantly used this. जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में कई लोग इस बात से बहुत हैरान हैं, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे विश्व में जा जाकर एक संदेश दे रहे हैं। लोग अक्सर उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनके एक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि ये तमाम ऐसे सांसद हैं जो सरकार के धुर विरोधी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, ये सरकार के खिलाफ आग उगलते रहे हैं। लेकिन जब बात देश की आती है तो भारत एक आवाज में जाकर पूरे विश्व को संदेश देता है। अब बात ऐसे ही एक और डेलीगेशन की करते हैं, हालांकि ये सरकार में साथी हैं। जेडीयू सांसद संजय झा, जिनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन जापान पहुंचा, जिसमें टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी भी शामिल है। अभिषेक बैनर्जी, सोचिए आप, ममता बैनर्जी के भतीजे हैं और सबसे बड़े क्रिटिक के तौर पर आप देख सकते हैं उन्हें मोदी सरकार के, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब भारत ने जवाब देना सीख लिया है। That Pakistan needs to be taught a lesson in the language they understand. If terrorism is a rabid dog, Pakistan is a wild handler. So we first need to bring the world collectively to combat this wild handler. Otherwise, this wild handler will end up breeding and raising more rabid dogs. So we will not bow down before them. And we will make sure India is responsible. All our attacks and actions have been responsible, made with precision and non-escalatory. विदेशों से भारत के सांसद, अब देखिए आप, अलग अलग जगहों पर हमारे सांसद जा रहे हैं और कितनी खुशी आती है जब ऐसे वक्त पर हम एक आवाज में पूरी दुनिया में, और इसीलिए मैं खास तौर पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, अभिषेक बैनर्जी हो, ये सभी सरकार के धुर विरोधी हैं। लेकिन आतंकवाद पर जो गहरा प्रहार हमने पाकिस्तान पर किया है, उसने एक नई हिम्मत, एक नया आत्मविश्वास हर भारतवासी को दिया है। और इसीलिए पार्टी कोई भी हो, लेकिन लक्ष्य और आवाज आज एक है। विदेशों से भारत के सांसद पाकिस्तान को मैसेज दे रहे हैं और भारत से ये जिम्मा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कई जगहों से पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है, लेकिन आज भुज में उनके तेवर कुछ अलग थे। एक बार फिर से आपको मोदी का वो संदेश सुनना चाहिए जो उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को दिया है। मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया, और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो, ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है।
आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? लेकिन हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान का तो हम मुकाबला कर ही रहे हैं, हमें दूसरी तरफ भी नजर खुली रखनी है और वो है बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश के उस नाइटमेयर की अब बात करेंगे, उस बुरे ख्वाब की, उस बुरे सपने की बात करेंगे जो उन्हें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया। असल में असम के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बांग्लादेश का एक नक्शा पोस्ट किया है। ये जो दोनों जगह आप पीला देख रहे हैं ना, वहीं पर नजर रखिएगा। इस नक्शे के बाद बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है। अंदर खाने ये खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश की टॉप लीडरशिप में हड़कंप भी मचा हुआ है और भारत इस बात को लेकर वहां पर स्पेकुलेशन है, खूब चर्चाएं हो रही है कि भारत करना क्या चाहता है। बांग्लादेश के इस नक्शे में ऐसा है क्या, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले आज से कुछ दिनों पहले हुए एक घटनाक्रम जरा आपको याद दिलाते हैं। याद होगा आपको, सबसे पहले कुछ दिनों पहले भारत के इस चिकन नेक को, ये देखिए चिकन स्नैक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की चर्चा बहुत तेजी से बांग्लादेश में चल रही थी। ये कॉरिडोर भारत के लिए एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। सिर्फ 22, मतलब जो अपनी सबसे सकरी हुई जगह पर है वहां पर ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है और ये हमारा बाकी के भारत से नॉर्थ ईस्ट में यही एक लिंक है। ये 22 किलोमीटर इतना ही चौड़ा है। ये लंबे समय से भारत के लिए एक रणनीतिक कमजोरी रहा है क्योंकि ये कॉरिडोर 8 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मनों की नजर बहुत पहले से ही भारत के इस कॉरिडोर पर रही है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसीलिए लगातार इस कॉरिडोर को लेकर बांग्लादेश की तरफ से कई तरह के बयान आते हैं। कभी यहां इस कॉरिडोर के पास बांग्लादेश की तरफ से चीन की मदद से एयरबेस बनाने की बात आई, तो कभी बांग्लादेश के रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के इस कॉरिडोर पर कब्जा करने की धमकी सामने आने लगी। असल में ये पूरी चर्चा तब शुरू हुई थी जब करीब 2 महीने पहले बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर, ये जो है मोहम्मद यूनुस, चीन के दौरे पर गए थे। शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही थी। यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट की बात की थी। ये भी कहा था कि ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड एरिया है और वैसे भी भारत को हमेशा ये खतरा रहता है कि अगर किसी वॉर सिचुएशन में हमारे दुश्मन ने भारत के उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमला किया, कब्जा कर लिया, तो क्या होगा। इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश के 2 चिकन स्नैक का जिक्र करके खुद बांग्लादेश को बैकफुट पर कर डाला। अब हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं, आइए हम आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाते हैं। गौर से देखिए, ये बांग्लादेश के 2 चेक पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अब स्क्रीन पर देखने वाले हैं। बांग्लादेश की चिकन नेक भी कह सकते हैं। पहला है ऊपर में देखिए, 83 किलोमीटर लंबा उत्तरी बांग्लादेश कॉरिडोर जो दक्षिण दिनाजपुर से शुरू होकर दक्षिण पश्चिमी गारो हिल्स तक आता है। ये देखिए, यहां पर अगर हम यहां तक आ जाते हैं और ये वाला एरिया ब्लॉक हो जाता है तो वो पूरा का पूरा हिस्सा भारत की तरफ आ जाएगा और फिर जो हमारा 22 किलोमीटर वाला चिकन स्नैक है वो देखिए कितना बड़ा हो जाएगा। मतलब यहां कोई भी रुकावट, पूरे जो रंगपुर डिवीजन है, यहां के ऊपर बांग्लादेश का रंगपुर डिवीजन है ऊपर में, वो पूरा का पूरा रंगपुर डिवीजन बांग्लादेश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से कट जाएगा। इस तरह से भारत का अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो भारत के पास पहला ऑप्शन ये है। फिर दूसरा चेक पॉइंट यहां पर आइए, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं त्रिपुरा, नीचे है 22 किलोमीटर का है, चटगांव कॉरिडोर है जो दक्षिण त्रिपुरा से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी में जाता है, सदर्न त्रिपुरा से लेकर बंगाल की खाड़ी तक है। ये कॉरिडोर भारत के चिकन नेक से भी छोटा है, मतलब ये लगभग 22 किलोमीटर, उतना उससे थोड़ा कम ही है। लेकिन क्योंकि अगर इस कॉरिडोर को भारत ने बंद कर दिया तो सीधा बांग्लादेश के सबसे बड़े चटगांव, जो पोर्ट है उनका चिटगांव, उस पर हमारा कब्जा हो जाएगा। ये वाला हिस्सा देखिए, ये समझ रहे हैं आप, ये बांग्लादेश का हिस्सा, मतलब उधर निकल गया तो रंगपुरा डिवीजन हमारा रंगपुर, और यहां पर अगर हो गया, ये ब्लॉक हो गया
तो ये पूरा का पूरा चिटगांव पोर्ट जो है वो हमारा हो जाएगा, और जिसे बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। अब जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ये कहते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के पास समंदर नहीं है, ऐसा हो गया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट समंदर से भी कनेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत लैंड लॉक्ड भी नहीं रहेगा। वैसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये होने जा रहा है या होगा, हम ये बस समझा रहे हैं कि बांग्लादेश आग से खेल रहा है। वहां पहले ही सत्ता को लेकर कई तरह के खेल चल रहे हैं, लेकिन अगर चीन और पाकिस्तान के झांसे में आकर बांग्लादेश का कोई जिहादी या कोई मौलाना या फिर कोई राजनेता ये समझ ले कि वो भारत विरोधी ऐसी थ्योरीज को फ्लोट करेगा या नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करेगा, तो वो भी समझ ले कि भारत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद है। अगली खबर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की। मैक्रों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहा है। ये कोई मेल मुलाकात का साधारण सा वीडियो नहीं है, ये वीडियो है मैक्रों का वियतनाम की राजधानी हनोई में राजकीय दौरे पर पहुंचने का। यहां पर मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगिट के बीच फ्लाइट से उतरते वक्त कुछ ऐसा हुआ कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आप ये वीडियो देखिए। प्लेन लैंड हुआ, दरवाजा खुला, इंतजार था राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के उतरने का, लेकिन इसी बीच प्लेन में कुछ ऐसा हुआ, सब हैरान हो गए। इमैनुअल मैक्रों की तरफ झटके से हाथ आया और उनके गाल पर लगा। इसे थप्पड़ मारने की कोशिश कहें तो शायद गलत नहीं होगा। इमैनुअल मैक्रों का ये उप्स मोमेंट कैमरे में कैद हो गया। कैमरे को देखते ही मैक्रों ने अपना व्यवहार सामान्य करने की पूरी कोशिश की, बाकायदा फौरन कैमरे की तरफ वेव किया, लेकिन डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया। अब इसके बाद जो हुआ वो भी हैरान करने वाला है। इमैनुअल मैक्रों ने प्लेन से उतरते वक्त अपनी पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया। वो चाह रहे थे कि सब कुछ सामान्य लगे, लेकिन उनकी पत्नी ब्रिगिट ने पूरी तरह से उन्हें इग्नोर कर दिया। पति पत्नी के बीच की टेंशन कैमरे में कैप्चर हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इमैनुअल मैक्रों की बॉडी लैंग्वेज में एक अजीब सी टेंशन है। मुट्ठी कसकर बंधी हुई है, चेहरा बिल्कुल फीका पड़ा है, मानो मैक्रों गुस्सा दबा के बैठे हो। पति पत्नी के बीच की ये अनबन छिपाए नहीं छिपी, सब कुछ कैमरे के सामने आ गया। आपको बता दें कि इमैनुअल मैक्रों और ब्रिगिट की बाकायदा लव मैरिज है। ब्रिगिट और मैक्रों की उम्र में 24 साल का फासला है। मैक्रों अपनी पत्नी से 24 साल छोटे हैं और वो कभी उनकी स्कूल टीचर हुआ करती थी। 15 साल की उम्र में मैक्रों को अपनी 39 साल की टीचर से प्यार हो गया। उस वक्त ब्रिगिट शादीशुदा थी और 3 बच्चों की मां भी थी। बावजूद इसके 16 साल की उम्र में मैक्रों ने ब्रिगिट को प्रपोज कर दिया। वैसे मैक्रों कोई अकेले नहीं है जिनके घर का झगड़ा कैमरे पर आया हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो भी इस लिस्ट में शामिल है। 2017 की बात है जब तेल अवीव पहुंचने पर उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने हाथ थामने के उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सिर्फ ठुकराया नहीं, बाकायदा झटक दिया। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप पर बुलाए मेहमान को मीडिया के सामने बेइज्जत करते हैं, दूसरों को कोट पैंट पहनने की नसीहत देते हैं, लेकिन वो खुद इस घरेलू कलेश से बच नहीं पाए और कैमरे के सामने सब कुछ आ गया था। जीवन में काम करने वालों की कद्र कीजिए, कान भरने वालों की नहीं। नमस्कार।